दोस्तों, एनवीएन की बातचीत में आपका स्वागत है। आज पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा है और इस मौके पर हम प्रोफ़ेसर राम पुनियानी साहब से बात करेंगे कि इस लंबे सफ़र में हमने क्या खोया, क्या पाया और आगे जो है वो क्या चैलेंजेस हैं और क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। इन सारे विषयों पर बात करने से पहले चूँकि आजकल की नई नस्ल जो है उसने पढ़ना-लिखना कम कर दिया है और इतिहास के बारे में भी बहुत कम जानते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि प्रोफ़ेसर साहब ये बताएँ कि गणतंत्र दिवस हम लोग मनाते हैं और स्वतंत्र दिवस भी मनाते हैं। कुछ 3 साल पहले हमने स्वतंत्र दिवस की 75वीं सालगिरह मनाई थी। अब जो है वो गणतंत्र दिवस की 75वीं सालगिरह मना रहे हैं। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है, क्या अंतर है? पहली बात तो ये है कि हमारा जो आज़ादी का दिन है, स्वतंत्रता दिवस, जो हमने 3-4 साल पहले जिसका 75वीं वर्षगांठ मनाई थी। स्वतंत्रता दिवस का मतलब है कि उस दिन हमारे ऊपर जो ब्रिटिश राज था, जो ब्रिटिशों की हुकूमत थी, वो खत्म हो गई और हम एक स्वतंत्र देश के रूप में आ गए। और स्वतंत्र देश के रूप में आ रहे जो कॉलोनियल टाइम पे जो कानून बने थे, कुछ संविधान बने थे, मोतीलाल नेहरू कमीशन की रिपोर्ट थी और 1935 का एक कुछ कानून थे, उसके आधार पे देश चल रहा था। तो इसी बीच सबसे बड़ी बात तो किसी देश के लिए भी ये होती है कि उसका संविधान बने, किस आधार पे कौन से हमारे कानून होंगे, हमारे आपस में रिश्ते कैसे होंगे, देश का ये है। और गणराज्य यानी लोगों का राज्य, अभी एक लोगों का राज्य हो जाएगा, वो गणराज्य है। और गणराज्य के नियम बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा बनाई गई और ये संविधान सभा ने 3 साल तक करीब इस पे चर्चा की कि कानून हमारे कैसे होंगे, क्या होंगे। और शायद दुनिया में सबसे लंबा संविधान हमारा ही है, जो 400 पेज के करीब करीब है, उससे थोड़ा कम है। और इसमें इसके बनाने में पूरे हमारे जो बड़े नेता थे, सरदार पटेल, नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर, और जिन्होंने भी आज़ादी के आंदोलन से कोई ना कोई उनका रिश्ता था, वो सब ने मिलकर हर एक मुद्दे पर लंबी चर्चा की कि अल्पसंख्यकों के अधिकार क्या होंगे, आरक्षण पॉलिसी क्या होगी, हमारे जो अपराध के नियम है, कोई अपराध होता है उसके जो नियम है वो क्या होंगे, हमारे देश की कल्पना क्या होगी, किस तरफ हम जाएंगे। तो इसके आधार पे पूरा इतना लंबा संविधान बना जिसमें डिटेल में कानून दिए थे। और उसी के साथ साथ ये जो हमारा प्रियम्बल, संविधान का जो एक सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है, उसकी प्रस्ताविका, उसको भी बनाया गया। संविधान सभा ने इसको पास किया, डॉक्टर अम्बेडकर ने इसको लिपिबद्ध किया, वो इसके ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और 26 जनवरी 1950 को ये लागू हो गया। तो ये हमारा गणतंत्र दिवस। तो गणतंत्र के दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति का भाषण होता है। इस दिन लाल किले पर कोई कार्यक्रम नहीं होता और इस दिन जो होता है वो मुख्य रूप से राष्ट्रपति का अभिभाषण और देश में एक प्रकार का जश्न का माहौल रहता है जब हम गणराज्य बन गए हैं, हमारा खुद का संविधान है, हमारे खुद के नियम है, उसके आधार पर हमारा देश चलेगा। प्रोफ़ेसर साहब ये जो 75 साल का सफ़र है, इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि या अगर हम 5 बड़ी-बड़ी उपलब्धियाँ जो है वो गिनने की कोशिश करें, तो वो कौन-सी होंगी? ठीक, ये 5 बड़ी उपलब्धियों में मैं पहली बात ये कहूँगा कि एक व्यक्ति को एक वोट। ये जो वोटिंग के बारे में जागरूकता आई कि भाई हमारे लोकतंत्र में जो संविधान हमको अधिकार देता है, वो हमारा वोटिंग राइट है और उस वोटिंग राइट के आधार पे हमको अपनी सरकार चुनने का अधिकार है। और वो पहली बात। दूसरी बात ये आई कि यहाँ के जो दलित पिछड़े वर्ग हैं, आदिवासी हैं, उनके लिए आरक्षण की एक व्यवस्था की गई, क्योंकि सदियों से खास तौर से दलितों पे, आदिवासियों पे और महिलाओं को एक दुय्यम दर्जे का स्थान दिया गया था। तो इस संविधान के माध्यम से उनको कुछ सकारात्मक रिजर्वेशन, सकारात्मक एक्शन की, जिसको रिजर्वेशन अंग्रेजी में कहते हैं, आरक्षण, ये दिया गया। और ये आरक्षण लगाने में काफ़ी तकलीफें हुई और पर उसके बावजूद समाज में अगर हमको बराबरी चाहिए तो जो लोग पिछड़ गए हैं समाज की दौड़ में, उनको कुछ विशेषाधिकार आरक्षण देना ज़रूरी है। और इसी के हिसाब से 1990 में मंडल कमीशन को भी लाया गया, जिसमें ओबीसी के तबकों को भी इसमें अपने साथ लिया। तीसरी बात जो थी इसमें सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी थी, वो हमारा संविधान ने हमको बताया कि देश में गरीबी अमीरी कम होना चाहिए। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है, जिसको मैं उपलब्धि मानता हूँ। और उसके चलते जो पहले 30, 40, 40, 50 साल तो इस नीति पर चलने की बहुत कोशिश हुई
पिछले 15-20 साल से इसके लागू करने में थोड़ी रुकावटें आ रही है और समाज में फिर से गैर बराबरी बढ़ गई। संविधान ने हमको जो दिया वो शुरू में उसका पालन किया गया, शुरू में उसका अच्छे से पालन किया गया, जिसका परिणाम हमको दिखा। चौथी बात मैं ये कहूँगा कि इसमें जो जोर था संविधान में कि स्वास्थ्य सुविधाओं को सबको पहुंचाना चाहिए। देखिए पहले जब देश आज़ाद हुआ तो एवरेज लाइफ स्पैन, जो व्यक्ति कितना लंबा जीता है उसका एवरेज ये 30 से 40 साल के बीच में था। आजकल 60 साल 70 साल ये आसानी से निकल जाते हैं और हमारा लाइफ ये और हमारे जो ये संविधान के इसी डायरेक्टिव के कारण लोगों की पांचवा जो मैं कहूँगा कि लोगों के बीच में शिक्षा का जो स्तर था, शिक्षा का स्तर वो बहुत बड़ा और उसी के साथ साथ संविधान ने जो हमको डायरेक्टिव दिए थे देश की प्रगति के लिए, उसके चलते पब्लिक सेक्टर और स्वास्थ्य सुविधाओं का एक बड़ा जाल बिछाना, शैक्षणिक सुविधाओं का एक बड़ा जाल बिछाना, ये मैं चौथी और पांचवी उपलब्धि के रूप में रखूंगा, जिसने देश का पूरा नक्शा ही बदल दिया। डॉक्टर साहब, जब कोई सफर होता है तो उसमें बहुत सारी उपलब्धियां होती हैं और साथ में बहुत सारी चुनौतियां भी आती है कि जिनको जो है वो ओवरकम किया जाता है। तो आप क्या समझते हैं कि इन 75 सालों में बड़ी-बड़ी चुनौतियां क्या थी पूरे देश के लिए, इस जनता के लिए और उससे किस तरह से लोगों ने जो है उसका मुकाबला किया और उसको ओवरकम किया? पहली समस्या तो मैं ये कहूँ कि विभाजन के कारण जो बहुत माइग्रेशन हुआ, लोग पाकिस्तान से भारत आए, भारत से पाकिस्तान गए, इसके बीच में जो खून खराबा हुआ, जो सांप्रदायिकता का बढ़ाव हुआ, उसको सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण तरीके से रोका और उसमें जवाहरलाल नेहरू की का नेतृत्व, सरदार पटेल का जो वो गृह मंत्री थे उनका योगदान और बाकी जो भी लोग थे उन्होंने इसको इसको हल करने के लिए बहुत बड़ा एक कदम उठाया और ये देश के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। दूसरी चुनौती ये थी कि उस समय हमारे अनाज का उत्पादन बहुत कम हो रहा था। 1944 में बंगाल में भयंकर अकाल आया था और उस समय भी अगर हम मुझे याद है कि मैं छोटा था तो प्रधानमंत्री अपील करते थे कि दिन में एक ही बार खाना खाइए। तो ये एक बड़ी चुनौती देश के सामने आ गई थी खाद्य खाद्य उसकी। तीसरी चुनौती आई थी कि जो इन्फेक्शियस डिसीजेस हैं जैसे पोलियो हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, मीजल्स हो गया, ये चिकन पॉक्स हो गया, ये काफ़ी प्रचलित थी। इवन टीबी भी बहुत प्रचलित थी। तो ये एक बड़ा चैलेंज था कि हमारे स्वास्थ्य इसको बढ़ाना है, सुधारना है तो ये आना चाहिए। चौथा मैं ये कहूँगा कि रुकावट ये आई कि भाई सबको स्वतंत्रता है पर हमारी पॉपुलेशन बढ़ना नहीं चाहिए, सीमा के अंदर रहना चाहिए। तो सरकार ने हेल्दी फैमिली यानी स्वस्थ परिवार, हम जो हमारे जो इसका जो नीति का पालन किया वो एक था। फिर उसी में देखिए आप एक तो बड़ा चुनौती आई, चाइना ने हमारे ऊपर अटैक किया 1962 में, हम उसके लिए तैयार नहीं थे, तो वो एक बड़ा सेटबैक हुआ। फिर इसी रास्ते में चलते हुए कुछ जब दक्षिणपंथी ताकतें मजबूत हो गई तो 1975 में इमरजेंसी भी लगी। उसके बाद जेपी आंदोलन भी चला, जयप्रकाश नारायण का आंदोलन भी चला, जनता पार्टी का रूल आया। तो जनता पार्टी के रूल के कारण हमारे जो काफ़ी समीकरण थे वो बिगड़ गए, क्योंकि हमारे समीकरण थे जैसे मैंने पहले बताया उपलब्धियों के रूप में, उन समीकरणों में बहुत बाधा आ गई और उन्होंने 3 साल के शासन में काफ़ी कुछ ऐसी बर्बादियाँ लाई जिस पर एक हमारी कमजोरी आ गई। फिर एक और चुनौती आई कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के वेस्ट पाकिस्तान के लोगों ने ईस्ट पाकिस्तान पर उर्दू भाषा लादने की कोशिश की और वैसे भी वेस्ट पाकिस्तान में पंजाबी मुसलमान ज़्यादा डोमिनेंट थे, तो ईस्ट पाकिस्तान पर काफ़ी अत्याचार करते थे। तो वहाँ मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में एक जो आंदोलन चला उसकी परिणति आज़ादी के रूप में बांग्लादेश बनने में हुई और उसमें भारत ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। ये चुनौती क्यों थी? क्योंकि अमेरिका चाहता था कि पाकिस्तान वैसे ही जुड़ा रहे और बांग्लादेश के लोग अपने आप को काफ़ी तकलीफ में महसूस कर रहे थे। तो भारत ने, क्योंकि उस समय तक 85,000 रिफ्यूजी भारत में आ गए थे। भारत की समस्या क्या थी कि भाई रिफ्यूजी उधर आर्मी का अत्याचार चल रहा है, रिफ्यूजी उधर से इधर आ रहे हैं, तो क्या किया जाए? तो फिर वो भारतीय सेना ने उसको मदद करके बांग्लादेश बनाने में मदद की। और फिर चुनौती तो ये है कि एक बड़े हमारे संविधान के मूल्यों का उल्लंघन करते हुए एक आंदोलन चलाया गया जो राम मंदिर के नाम पर था। मुझे लगता है ये उल्लंघन इसलिए है कि भाई हमारा
हमारे संविधान में तो है वैज्ञानिक चेतना के आधार पर देश चलना चाहिए, और यहाँ इन्होंने भावनाओं के आधार पे भगवान राम के नाम पर जो आंदोलन चलाया उसमें सांप्रदायिक हिंसा बहुत हुई, बहुत लोग मारे गए और समाज में एक संकीर्ण माहौल बनने लगा। और ये संकीर्ण माहौल के कारण जो आज की राजनीति है उसमें बहुत समस्याएं आ गई। और बाद में तो खैर मैं कहूँगा सबसे बड़ी परिस्थिति तो ये आई कि भारतीय जनता पार्टी पूरी मेजोरिटी से आई है पिछले 11 साल से। तब से 11 साल मतलब पहले 10 साल पूरी मेजोरिटी में थी, अभी 11वें साल में पूरी मेजोरिटी नहीं है, फिर भी वो सत्ता में है। तो इसने जो नीतियां लगाई हैं उसके कारण देश के दलित, आदिवासी और खास तौर से मुस्लिम अल्पसंख्यक इन पर जो होने वाले अत्याचार हैं, हमले हैं, वो संख्यात्मक रूप से बढ़ गए। मैं आपको बताऊं, हमारे सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सेक्युलरिज्म में इरफान इंजीनियर के नेतृत्व में एक टीम ने इस पर रिपोर्ट जारी की थी और वो रिपोर्ट ये बताती है कि जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, उन राज्यों में होने वाले सांप्रदायिक दंगे, होने वाला मुस्लिम कम्युनिटी का नुकसान वो दूसरे राज्यों से ज्यादा है। तो उनकी पूरी पॉलिसी में किस प्रकार से गाय का मुद्दा लाया गया, फिर लव जिहाद का मुद्दा लाया गया, कोरोना जिहाद का मुद्दा लाया गया, मुस्लिम्स को बायकॉट करो ऐसा मुद्दा लाया गया। ये मेरे ख्याल से हमारे संविधान की बहुत बड़ी चुनौतियां हैं कि हम एक बराबरी से जीने का जो अधिकार सबको है। अब आप मुस्लिम हॉकर्स को बायकॉट करेंगे, मुस्लिम व्यापारियों को बायकॉट करेंगे, कोरोना का पूरा दोष उन पर डालेंगे, फिर लोगों में प्यार मोहब्बत होती है उसको आप लव जिहाद के नाम पर रोकने की कोशिश करेंगे। तो ये मेरे ख्याल से आज जो माहौल है ये हमारे समाज के सामने बहुत भयंकर चुनौती के रूप में है। और ये न ही हमारे केवल संविधान पर हमला है, साथ ही साथ उन सब मूल्यों पर हमला है जो मानवता के नाते एक प्लूरल समाज में, जो समाज में डाइवर्सिटी है, विविधता है, ऐसे समाज में जो मानवता होना चाहिए उसके ये पूरे पूरे खिलाफ में। प्रोफेसर साहब, भारत की आजादी के बाद और रिपब्लिक बनने के बाद जो हमारी आर्थिक नीति थी वो लेफ्ट टू द सेंटर थी और ये कि जन कल्याणकारी योजनाओं की तरफ, और जो गरीब आदमी है, जो आखिरी किनारे पे खड़ा हुआ आदमी है, उसकी तरफ फोकस थी। लेकिन फिर ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ नरसिम्हा राव साहब के ज़माने में, और उसके बाद जो है वो एक दिशा जो है वो एक तरह से हमारी आर्थिक उसकी बदल गई। और अब जो फ़ोकस है वो यहाँ के जो बड़े-बड़े सरमायादार हैं, जो बड़े-बड़े कैपिटलिस्ट लोग हैं, अब उन्हीं पे फ़ख्र करते हैं कि साहब हमारे पास जो एशिया का सबसे अमीर आदमी है और हमारे यहाँ इतने करोड़पति बढ़ गए हैं, और हमारा जो है वो बहुत जल्द इतनी बड़ी जो है वो ये बनने जा रहे हैं, क्या बोलते हैं, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रहे हैं और दुनिया में तीसरे नंबर पर आ जाएँगे। तो ये जो हमारा फ़ोकस जा कर के चेंज हो गया, तो इसने इस रिपब्लिक पर, इस गणतंत्र की जो वैल्यूज़ हैं, उन पर कैसे असर डाला, कैसे प्रभावित किया? देखिए, इसमें सबसे बड़ा तो ये हो रहा है कि हमारे जो गणतंत्र के मूल्य है वो है अमीरी और गरीबी के बीच भेदभाव मिटाना। आज की नीतियां तो पूरा उसके उलट हो रही हैं। अमीर पहले से ज़्यादा अमीर होते जा रहा है, गरीब पहले से ज़्यादा गरीब होते जा रहा है। और मैं आपको जानकारी दे दूँ, आपको पता भी होगा, ऑक्सफैम की रिपोर्ट जो आई थी, उसमें बताया गया कि देश के उच्च वर्ग के 1% लोगों के पास देश की 60% संपत्ति है। और आपने देखा होगा जिसमें बहुत बहुत सारे धनी लोग यहाँ के करोड़ों हजारों करोड़ लेकर भाग गए, बड़े उद्योगपतियों का हजारों हजारों करोड़ का ऋण माफ कर दिया गया। और इसके आधार पे जो एक समाज में गैर बराबरी है, कुछ पूंजीपतियों को बहुत प्रोत्साहन दिया जा रहा है और जो नीतियां जनता को फायदा कर सकती हैं उनको पीछे रखा जा रहा है, जैसे जीएसटी का मामला हो या दूसरे का मामला हो। तो मुझे लगता है कि ये धर्म के नाम की राजनीति का गठजोड़ संपन्न संभ्रांत वर्ग से होता है। एफ्लुएंट लोगों के साथ उनकी नीतियां समांतर चलती हैं। तो उसके कारण पिछले 10 साल में खासतौर से, और 1991 से एक्चुअली थोड़ी सी प्रक्रिया चालू हुई थी, थोड़ी सी, और इस सरकार ने आके उसको एक भयंकर रूप दे दिया है। पहले नीतियां तो चालू हुई थी मनमोहन सिंह के समय, तो वहाँ बराबर सोशल वेलफेयर का ख्याल रखा गया। और 2004 में अगर 2000 यूपीए 1 जब आया तो इसने बाकी चीज़ों के अलावा राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ,
यानी ये हमारे अधिकार हैं, जीने का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, ये सब चीज़ों को लाकर उन्होंने एक प्रकार से बैलेंस बनाने की कोशिश की। पर अभी तो वो सब जो हमारे अधिकार 2004 के दौरान जिनकी कल्पना की गई थी, वो तो अधिकार कहीं जीतते नहीं है। उन अधिकारों में बड़ी सेंध लगा दी गई है और केवल 5 किलो राशन देकर उनको लगता है कि सरकार की जिम्मेदारी पूरी हो गई। नीतियों में तो ऐसा कुछ है नहीं कि लोगों को इसकी जरूरत न पड़े, कोई बस 5 किलो अनाज देकर वो उनको लगता है कि सोशल वेलफेयर पूरा हो गया। मेरी मान्यता है, मेरी समझ है कि जहाँ तक सोशल वेलफेयर के सिद्धांत हैं, जहाँ तक महात्मा गांधी के उस वाक्य का संबंध है कि देश की नीतियां बनाने के लिए हमें जिस व्यक्ति को सामने रखना चाहिए वो है लाइन में खड़ा हुआ आखिरी व्यक्ति। और अभी की जो नीतियां बन रही हैं, लाइन में जो सामने खड़े हैं, ऑलरेडी करोड़पति अरबपति हैं, उनको मद्देनजर रख के नीतियां बनाई जा रही हैं। ये पूरा एक उलट एक प्रकार की टूटी गंगा बह रही है। प्रोफेसर साहब, आखिरी प्रश्न ये है कि आज जो है सुबह गणतंत्र परेड हुई और इसमें इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को जो है वो मुख्य अतिथि बनाया गया। तो इंडोनेशिया वो देश है जहाँ पर दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं। वहाँ के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि बनाना, बल्कि उससे आगे बढ़ के वहाँ की एक बटालियन 52 को जो है वो इसमें परेड में शामिल करना, तो ये जो कुछ किया गया, इसके जरिए से मोदी सरकार सारी दुनिया को क्या संदेश दे रही है कि हमारे देश में जो अल्पसंख्यक रहते हैं, मुसलमान रहते हैं, उनके ताल्लुक से कोई पैगाम देने की कोशिश की जा रही है? देखिए, वैसे इंडोनेशिया से हमारा जो व्यापारिक संबंध और कूटनीतिक संबंध, उसको एक सुधारने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इंडोनेशिया भी एक बहुत बड़ा मार्केट है। और इंसिडेंटली जैसे आपने याद दिलाया कि दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश यही है, वहाँ केवल 2% हिंदू रहते हैं, वो भी कोई ऐसा खतरे में नहीं रहते, ठीक ठाक रहते हैं। तो ये बताने की बात है कि हम इंडोनेशिया को के प्रेसिडेंट को बुला रहे हैं, पर उसी के साथ साथ यहाँ के अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार हो रहा है, जिस प्रकार की चीजें हो रही है, उसमें कोई कमी नहीं है। तो बताने की कोशिश तो है कि देखिए हम मुसलमानों के साथ कितने अच्छे संबंध रखते हैं। जैसे भी आप गल्फ में देखिए, गल्फ में भी मोदी जी कई देशों में जाते हैं, बड़े बड़े अवार्ड वहाँ से लेकर आते हैं, पर देश के मुसलमानों की परिस्थिति के बारे में उनके लिए कोई जगह नहीं है। तो बीफ का मामला हो या लव जिहाद का मामला हो या मंदिर का मामला हो, अभी भागवत जी ने बयान दिया कि हमारा देश इतने सालों तक विदेशी आक्रमणों को सहता रहा, यानी उनका इशारा वही मुसलमान राजाओं की तरफ। तो ये सब चीजें हाथी के दांत वाला मामला है, दिखाने के और हैं, खाने के और वो कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया में एक क्रेडिबिलिटी बनाए, जो कि मेरे ख्याल से सच्चाई से कोसों दूर है। तो डॉक्टर साहब, आपने जो है वो बहुत सारी इस लंबे सफर में, जो गणतंत्र का सफर है, उसमें जो चुनौतियां थी, जो उपलब्धियां थी, वो भी बताई और आगे जो चैलेंजेस हैं उसके बारे में भी बताया कि कौन-कौन से चैलेंजेस हैं और उससे जो है वो लोगों को निपटना है। आपने समय निकाला और हमारे प्रेक्षकों का मार्गदर्शन किया, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए।